नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आज ये कोर्स की हमारी कक्षा संख्या 46 होगी। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेंगे पिछली कक्षा में हमने जो कुछ भी पढ़ा है संक्षिप्त में, उसको देख लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के का जो कंसेप्ट था वो समझा था। हमने देखा था कि जो रूप होते हैं दो तरह के, मूल रूप और बद्ध रूप। उसमें बद्ध रूप जो होता है उसी का पर्याय हमने देखा था कि प्रत्यय होता है। बद्ध रूप का पर्याय प्रत्यय हो गया और फिर वहाँ से हम देखा था कि पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और अंत प्रत्यय का कंसेप्ट। पूर्व प्रत्यय उपसर्ग हो जाता है, मध्य प्रत्यय जो हमें हिंदी में ज़्यादा इसका अस्तित्व मिलता नहीं, और अंत प्रत्यय हमारा ये प्रत्यय हो जाता है। तो उपसर्ग की वही परिभाषा कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। और फिर हमने देखा था कि कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से ये आए हैं। तो संस्कृत से 22 उपसर्ग आए हैं, उर्दू फारसी से 19 और अपनी हिंदी से 8। तो ये संस्कृत वाला तो फिक्स है, ये 22 उपसर्ग हैं। उर्दू फारसी वाला संख्या कहीं कहीं आपको कम ज़्यादा मिल सकता है, वैसे ही हिंदी का भी, लेकिन मोटे तौर पर इतना मान के चलो आप कि 22, 19 और 8 इतने उपसर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद हमने प्रत्यय के बारे में देखा था। प्रत्यय के जो परिभाषा है तो वही है कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो भी अभिकारी कुछ पद हैं वो प्रत्यय कहे जाते हैं। उसमें दो भेद हो जाते हैं उसके, कृदंत, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगते हैं क्रिया के अंत में और ऐसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं वैसे प्रत्यय को तद्धित कहते हैं, और ऐसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग हमने देखा था। उसके बाद हमने अपनी अगली चर्चा को शुरू की थी शब्द विचार और शब्द संरचना के अंतर्गत। मतलब शब्द हम बना रहे हैं ना, तो उपसर्ग और प्रत्यय हो गया था। उसके बाद हमें संधि और समास देखना था। ठीक है। तो संधि और समास, इसमें संधि की शुरुआत हमने की थी। संधि के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन होता क्या है ना कि संधि और समास को लेकर हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। तो पहले हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि संधि और समास में एक बार अंतर देख लेते हैं, फिर हम संधि के ऊपर आएंगे और फिर समास के ऊपर। ठीक है। तो इन दोनों को बारी बारी से करेंगे। तो एक बार अंतर को पहले समझ लेते हैं। ये चर्चा हमने शुरू कर दी थी। संधि क्या होता है कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार होता है, और समास में क्या होता है कि जब दो शब्द अपनी विभक्ति या प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि संधि में क्या है कि दो वर्ण मिलते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्ध निरर्थक टाइप निरर्थक वर्ण रहते हैं। जैसे अ रहेगा, उधर आ रहेगा, इधर कोई और वर्ण है, कोई और उधर वर्ण है, तो वैसे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दोनों वर्ण मिलके और एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है। लेकिन समास जो होता है ना, ऐसे चीज़ों में नहीं होता है कोई निरर्थक है। वो दो शब्द होते हैं, किसी विभक्ति से जुड़े हों, किसी बीच वाले शब्द से जुड़े हों, तो उस तरह के होते हैं। तो वो चीज़ क्या कही जाती है? समास कही जाती है। कुछ और जो अंतर हैं, जैसे देखो आप, मतलब कुछ तो उदाहरण हम बचपन से ही पढ़ते हैं। अगर संधि का उदाहरण देना हो तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये पता नहीं हम कब से पढ़ते आए हैं, तो ऑटो में एग्जाम्पल में वहाँ ही जाता है। तो अगर जैसे आप लिख रहे हो विद्या प्लस आलय विद्यालय, अब समास जैसे आपको लिखना है, आपने दो नाम लिखे राम और सीता, और इसको ऐसे ना लिख के लिख दिया राम सीता। ठीक है। या फिर सीता राम लिख दिया, तो ये क्या है? ये समास है, ये संधि नहीं है। इसको कहते हैं कि मुक्सुक का नियम। ठीक है। कहते हैं कि संधि में मुक्सुक का नियम हम लगाते हैं, यानी कि जो मुख से बोलने में आराम हो। ठीक है। विद्यालय ना बोल के हमने सीधा विद्यालय बोल दिया, हमें दो। और इसको क्या कहते हैं? हालांकि मुक्सुक तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसको कहते हैं गागर में सागर भरने वाला। ठीक है। कि
बहुत बड़ी बात को छोटे टर्म में, छोटे पद में कह देना, वो समास है। तो इसको कहते हैं गागर में सागर भरने वाला। ठीक है। इसी तरह देखो और एक अंतर क्या है कि संधि जो है प्रायः तत्सम शब्दों में, ये संधि वाला जो नियम है ना, ऐसा नहीं है कि आपको देशज शब्दों में या उर्दू फारसी वाले शब्दों में, ये जो प्रायः संधि जो होती है ना तत्सम शब्दों में ही देखी जाती है। ठीक है। लेकिन समास के साथ ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के शब्दों में, सभी प्रकार के शब्दों में। ठीक है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो संधि को तो क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है। और समास में जब पदों को अलग अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह। जैसे एक और एग्जांपल समझो आप, पीत प्लस अंबर, तो आप क्या कहोगे, पीतांबर। संधि हुआ, स्वर संधि अ और अ मिलके आ बनाते हैं, अभी हम इसको देखेंगे अभी दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो पीतांबर समास विग्रह में कैसे, यही चीज़ कैसे कहोगे, पीतांबर को अगर समास विग्रह करना हो तो आप कहोगे पीला हो अंबर जिसका। ठीक है। पीला हो अंबर जिसका, यानी कि जिसका कपड़ा पीला हो, विष्णु को बोलते हैं। तो पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो विग्रह करते हैं तो इस तरह से, और संधि हुई तो इस तरह से, इसमें इस चीज़ को विच्छेद कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी अंतर हो गया संधि और समास का, और आप समझ चुके होंगे कि क्या अंतर है संधि और समास में। ठीक है। अब हम संधि की शुरुआत करते हैं। देखो, तो संधि की परिभाषा हमने देख ली, दो वर्णों का मेल हो रहा है और उससे एक नया शब्द बन रहा है। अब संधि जो है वो तीन तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये पूरा कंसेप्ट संस्कृत का ही है और कुछ ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों को अपना लिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि संधि जो होती है वो प्रायः तत्सम शब्दों में ही होती है, और जो संस्कृत के नियम चले आ रहे हैं वही नियम यहाँ भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। देखो, नाम से लग रहा है स्वर संधि है, पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि है तो स्वर वर्णों का मेल होगा, मतलब पहला वर्ण भी स्वर होगा, दूसरा वर्ण भी स्वर होगा, और उस पर जो नियम है उनको हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें जैसे टॉपिक आप बना लो संधि, तो संधि की परिभाषा तो हमने देख ही ली। संधि के भेद कौन कौन से हैं?
स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि, ठीक है। तो तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले स्वर संधि देखेंगे, फिर व्यंजन, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, स्वर वर्णों का मेल होगा, ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर वर्णों का मेल, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में ना संधि को बहुत विस्तार में नहीं दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन भी है, ऐसा भी नहीं है कि संधि करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आया भी नहीं, समाज से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में मैं देख रहा था। तो लेकिन ठीक है, एक छोटा टॉपिक है, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन तीनों संधि को बारी बारी से हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होगा, स्वर वर्णों का मेल होगा। अब देखो इसके 5 नियम है, 5 नियम कर लो या 5 भेद कर लो स्वर वर्ण के, स्वर संधि के। तो उन 5 भेदों को हमें समझना है और इस तरह से समझना है कि वो याद हो जाए, हमें बार बार ना देखना पड़े। तो पहले 5 मैं लिखता हूँ। देखो, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ठीक है, यण और अयादि। स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 हमें पढ़ने हैं। दीर्घ संधि, गुण, या कह सकते हो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। या इस तरह से भी कह सकते हो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है इसको, कि आपको कंठस्थ हो जाए। दीर्घ, गुण, वृद्धि में याद रखना, ये तीनों जो है अ आ से संबंधित है, ठीक है, अ आ से संबंधित। अगर आपको कहा जाए कि सारे स्वर वर्ण बोलो तो वैसे कैसे बोलते हो आप, अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। तो इसी क्रम में याद करना है आपको। अ से संबंधित 3 हो गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ठीक है। यण, यण क्या है, ये है हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री से संबंधित। देखो अभी इस पे क्या नियम है तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको याद रहेगी ना तो आप आसानी से बता पाओगे, इसलिए मैं शुरू में बता रहा हूँ। और इससे संबंधित मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला वर्ण है, मतलब संधि 2 वर्णों के बीच होगा ना, तो जो पहला वर्ण होगा वो किससे संबंधित रहेगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि में अ से, मतलब प्रथम वर्ण में अ या आ जरूर रहेंगे इन तीनों में। यन में या तो ई उ और री रहेगा, और अयादि में ई, ए, ओ, ठीक है, और औ से संबंधित। ये क्या हो जाएगा, अयादि। समझ में आ गया। जैसे हम स्वर वर्ण पढ़ के बोलते हैं ना कि अ आ, हर्षई दीर्घ, हर्षऊ दीर्घ, री, ए ओ औ, उसी तरह बोलना है आपको। तो अ से संबंधित ये तीनों, ई उ री से संबंधित यण संधि, और ए ओ औ से संबंधित अयादि संधि, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, देखो यण और अयादि 2 तो लास्ट में आप याद रखो। इन तीनों का क्रम ऐसे याद कर लो कि दीर्घ गुण से हमेशा वृद्धि होती है, एक ध्यान में रख लो, ऐसे इस तरह से कुछ बना लो आप।
दीर्घ मतलब दीर्घ तो वो नहीं बोलते ना बड़ा लंबा, इस तरह का दीर्घ। तो दीर्घ गुण मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा गुण हो तो उससे हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों आपको इसको क्रम में याद रखना है, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब अ से संबंधित भी जो है ना ये तीनों नियम, वो भी एक क्रम से हैं। तो एक क्रम हमें याद रहेगा ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्रम याद रखना, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि। अब देखो इतना तो आपको याद हो गया कि ये तीनों में जब आएगा आ जरूर रहेगा, पहला वर्ण। इसमें याद हो गया आपको, यण में ई उ री जरूर रहेगा, अयादि में आपको याद हो गया ए ओ जरूर रहेगा। और आप देखो ये क्रम से है, आ हर्ष दीर्घ री ए ओ औ, ठीक है। तो क्रम जरूरी है। अब इन तीनों में भी हम कैसे याद रखेंगे, अ से संबंधित है तो इसमें भी कुछ ऐसे नियम है जो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें भी क्रम फॉलो हो रहा है, तो क्रम जरूरी है। अब चलो बारी बारी से मैं बताता हूँ इन तीनों पांचों को, ठीक है। पहले इन तीनों पर फोकस करना, उसके बाद वो दोनों। ठीक, देखो पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का क्या नियम है कि सवर्ण स्वर मतलब कहने का मतलब है कि अ और उसका आ, ठीक है, ई का ई, ठीक है, उ का उ, ये एक तरह का स्वर है ना, तो इनके बाद अगर उन्हीं तरह का स्वर आए तो वो दीर्घ हो जाते हैं। मूल नियम ये है कि वो दीर्घ हो जाते हैं। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज़ कि कैसे, कि देखो अगर पहला वर्ण अ है या आ है और उसके बाद फिर से अ या आ जाए तो उसका आ हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही हर्ष ई है या दीर्घ ई है प्लस दूसरा वर्ण हर्ष ई या दीर्घ ई आ जाए तो दीर्घ ई। अब हर्ष उ है, दीर्घ उ है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दीर्घ संधि और गुणी और वृद्धि का मैंने बताया था कि अ से शुरू होता है, तो हाँ ये ठीक है कि ये अ के बाद ई और ऊ वाला भी कंसेप्ट है, लेकिन ये ज़्यादा आपको याद करने में कठिनता नहीं होगी, क्योंकि ये बात क्या हो रही है बस दीर्घ की, कि दीर्घ हो जाना है, अगर समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाए। वैसे याद करने के लिए इसलिए अच्छा है आपको ये भी ध्यान आ जाएगा कि हाँ अ के बाद आ रहा है तो आ हो जा रहा है। अगर ये भी याद रखोगे तो बस ये याद रख लेना कि इसकी तरह अगर ई और ऊ भी हो ना तो यही कंसेप्ट फॉलो होगा कि वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप वैसे याद रखना कि अ से संबंधित है, क्योंकि गुण और वृद्धि में बताऊंगा कैसे अ से संबंधित है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो गए, ठीक है। जैसे गिरी प्लस इंद्र, तो ये क्या आ जाएगा, गिरींद्र, ठीक है। और भानु प्लस उदय, ये हो जाएगा भानुदय। भानु में कौन सा ऊ होता है, एक बार रुकना, ठीक है। हाँ तो देख रहे हो, और ये सबसे सिंपल संधि है, हमें बस करना क्या है कि एक तरह का कोई भी वर्ण है तो हमें दीर्घ कर देना है। आ आया अ आया, हमने आ कर दिया। हर्ष ई था, यहाँ भी हर्ष ई था, हमने दीर्घ ई कर दिया। हर्ष ऊ था, हर्ष ऊ है, यहाँ हमने न का दीर्घ ऊ कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे आसान संधि भी है। मतलब कुछ भी हो, अगर एक तरह का हो, इधर ई हो, इधर दीर्घ ई हो, छोटा ई हो, बड़ा ई हो, तो हमें दीर्घ कर देना है, ठीक है।
तो ये हो गया अपना दीर्घ संधि। ये वाले जो है ना, ये चीज़ें याद रखना बस, उसके आधार पे आप बना सकते हो। अब दूसरा गुण संधि, ठीक है। देखो फिक्स है, पहला वर्ण मैंने क्या बताया था कि अ या आ होगा, अ या आ। अब इसके बाद आएगा, एक मिनट, अ या आ, हर्षई या दीर्घ ई, तो ए। अ या आ रहेगा, हर्ष उ या दीर्घ उ, तो ओ, ठीक है। अ या आ रहेगा पहला वर्ण, और उसके बाद री, क्या हो जाएगा, अर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहला वर्ण अ या आ होना चाहिए, मैंने बताया था। अब अ के बाद क्या क्या आ सकता है, एक तो अ के बाद सेम अ आ जाए तो आ हो जाएगा, वो हमने देख लिया, तो क्या हो गया, दीर्घ संधि। आप मैंने बताया था ना कि तीनों अ पे आधारित हैं, उसके बाद ई पे, फिर ऊ पे, फिर वो ए आई ओ पे। तो ठीक है, आप मान लो इसको नहीं भी याद रखते हो, तो देखो दीर्घ संधि अ आ, फिर आ गया। अब आ के बाद अ तो हमने ला दिया, अ के बाद क्या आता है, अ के बाद हर्षई दीर्घ आता है, हर्षो दीर्घ आता है, और री आता है। क्रम देख रहे हो, मतलब दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि अ के बाद अ आ जाए तो, गुण संधि में पढ़ रहे हैं कि अ के बाद ई ऊ और री आ जाए तो, और वृद्धि संधि में पढ़ेंगे कि अ के बाद री के बाद क्या आता है, ए और ओ आ जाए तो, ठीक है। तो ये क्रम है कि कैसे आप उसको चेंज, मतलब याद क्यों कर, मैं बोल रहा हूँ कि क्रम से क्यों याद करना है, क्योंकि चीज़ें आसान हो गई आपको याद करने में। अब जैसे देखो अर वाला, जैसे देखो देव प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, देवर्षि, ठीक है। अर का र जो है ये रिफ इधर गया है, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। ऐसे ही देखो ऊ का चंद्र प्लस उदय, क्या हो गया, चंद्र, ओ करना है हमें, तो चंद्रोदय, ठीक है। और के बाद महा प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र। आ और ई मिलकर क्या बना दिए, ए, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, मतलब दीर्घ संधि में क्या हुआ, अ के बाद अ आ गया, गुण संधि में क्या हो रहा है, अ के बाद हर्षई दीर्घ ई, हर्षो दीर्घ ऊ और री आ रहा है। तो कैसे बदल रहा है, ई हो जा रहा है, आ और ई इन दोनों को मिलाओ, और ह पे जो आ की मात्रा है उसमें आप ए कर दो, बाकी वर्ण जो है वो सेम रहेंगे। ऐसे ही चंद्र प्लस उदय, चंद्र का जो र है उसमें हमने ओ लगा दिया, चंद्रो, और बाद का जो द या है वो द है, चंद्रोदय। ऐसे ही री, री का क्या हो जाता है, अर, तो देव में अर लगाया है हमने, अर, तो इसका जो र आधा र है वो कहाँ गया है, सिरेफ में गया हुआ है, ठीक है, तो देवर्षि, ठीक है। सी ज्यों का त्यों रहा, और वह भी ज्यों का त्यों रहा, वह और री में हमें जो अर दिखाना था वो आधा र कहाँ गया है, इस रेफ में चला गया, जो ऊपर हमने ऐसे रेफ लगाया। तो ये हो गया गुण संधि। अब देखो तीसरा, वृद्धि संधि, ठीक है। पहला वर्ण तो अ आ ही रहेगा, ठीक है,
आ, और इसमें हम लगाएंगे ए आई, ठीक है। फिर पहला वन तो आ ही रहेगा, इसमें लगाएंगे ओ ओ। तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। बस अब देखो तीनों मैंने संधि क्यों कहा था साथ में याद रखने के लिए। अ के बाद पहले क्या आया, अ आया, फिर ई ऊ री आया, फिर ए आया, फिर ओ आया। देख रहे हो ना, एक क्रम है। तो अगर ये क्रम से आप याद रखोगे तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको याद करने में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे एक एक प्लस एक, तो एक का एक, ठीक है, ए कैक। ए की जो ऐसे इस तरह लिखते हैं, जब मात्रा उसकी बनाते हैं ना, तो दो दो ऊपर पाई लगाते हैं, ठीक है। तो एक एक ऐसे ही देखो, परम जोड़ औसत, परम औसत, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। और तीनों का क्रम से याद करना क्यों जरूरी है, ये भी समझ में आ गया होगा कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप क्रम याद रखोगे ना तो आपको बता सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना, काफ़ी एग्जाम्स में ये भी पूछा है, नेट वाले पेपर में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो अपने टीजीटी पीजीटी वगैरह एग्जाम में, कि ये चीज़ देखे कि चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, या चंद्रोदय में कौन सी संधि है, ठीक है। वहाँ अगर ये 5 ऑप्शन दिए हुए हो तो आपको ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है कि आपको बताना है कि कौन सा गुण। स्वर संधि है तो बता दोगे, लेकिन स्वर संधि व्यंजन संधि ऐसा ऑप्शन ना दे कि ये ऑप्शन दे कि दीर्घ है, कि यण है, कि गुण है, कि अयादि है, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर दे सकता है कि महेंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है, तो क्रम आप याद रखना तो कन्फ्यूज नहीं होगे। तो ये हो गया हमारी दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब अगली संधि यण और अयादि। तो इन तीनों को मूलतः साथ में याद रखने के लिए, यण किस पे आधारित है, पहला वर्ण क्या क्या होगा, ई होगा, ई ऊ और री, और अयादि में क्या होगा, ए और ओ, ठीक है। अभी उसका देखते हैं। ठीक है, चौथा
यण संधि। हमने पढ़ रखा है ई ई उ ऊ और री पर आधारित होगा, ठीक है। तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा, ई या हर्ष या दीर्घ ई, ऊ हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ और री, ठीक है। हमने देखा था कि हिंदी में दीर्घ री वाला कंसेप्ट नहीं है, नहीं तो आप वो भी लिख सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी स्वर, कोई अन्य स्वर, यहाँ भी अन्य स्वर कोई भी, ठीक है, और यहाँ भी अन्य स्वर। तो क्या इनका नियम क्या है कि ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है या, ऊ के बाद आए तो व, और री के बाद आए तो र, ठीक है। मीन्स कोई अन्य स्वर का यह मतलब, देखो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि अ आ रहा है तो य, अब ऐसे ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा या, ठीक है। ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब मैं एक समझा दे रहा हूं, जैसे देखो ई के बाद अगर अ आए तब तो यह, ठीक है। ई के बाद अगर आ आएगा तो या, ये चीज़ कि जो मात्रा है, जैसे ई के बाद अगर ऊ आए तो इसको कैसे लिखोगे, यू, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आएगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेफ लगाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्वर है रहेगा यह, उस स्वर के हिसाब से यह में आपको मात्रा लगाना है, ठीक है। अगर ऊ आ रहा है उसके बाद तो आपको यू कर देना है, आ रहा है तो आपको या कर देना है। और ये नियम जो है इस पे भी ये लिख दो कि ये ऊपर वाला नियम इन दोनों पर भी लागू होगा, मतलब इसमें भी यही चीज है। तो देखो पहला तो यन संधि पहचानना आपको आसान है कि जो पहला स्वर होना चाहिए ना, पहला स्वरवर्ण वो या तो ई या ई होना चाहिए, ऊ होना चाहिए और री होना चाहिए, बशर्ते अब ये सेम रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने देखा था ना दीर्घ संधि में सेम स्वरवर्ण आ जाए ई और यहाँ भी ई तो दीर्घ ही हो जाता है। तो सेम को छोड़ के पहले आप चेक करें कि पहला वर्ण क्या है, और उसके बाद दूसरा वर्ण अगर ई ऊ और री, पहला वर्ण इनमें से कोई एक है और इनके बाद कोई भिन्न स्वर आया हो तो वो पक्का कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे ये चीज मैं जो बताया एक बार समझ लो आप, जैसे हमने लिखा यदि, ठीक है, यदि प्लस अपि, हर्ष ई है, उसके बाद भिन्न स्वर आया है अ, तो ये क्या हो जाएगा यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। यानी इसको कैसे लिखा गया है, य आधा द फिर आधा य प्लस अ अपि, मतलब य हुआ है, ठीक है। इसमें य के मात्रा को अ के हिसाब से हमने रहने दिया, चेंज नहीं किया है। अब अगर आप ऐसे लिखो, देखो अति, अति प्लस उत्तम, तो ये क्या हो जाएगा अति उत्तम।
तो ये देख रहे हो आप, यहाँ य के साथ मैंने क्या लगा दिया, ऊ की मात्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊ है, तो इसके हिसाब से आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने या लिख दिया कोई आंसर, तो या मतलब यही अत्यतम लिख दो आप, अत्यतम नहीं, मतलब इसके हिसाब से आपको चेंज करना है कि क्या है यहाँ पे, कौन सा वर्ण है। अगर ऊ है तो आपको ऊ लगाना है, ठीक है। ए है तो आपको उस पर ए लगाना है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये हो गई अपनी यण संधि। अब अगली संधि है अयादि, तो इसको कल देखेंगे, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और जो भी हिंदी के जानने वाले लोग हों, हिंदी में दिलचस्पी रखते हों, उनके साथ क्लास को ज़रूर शेयर करो। और ऐसे ही मिलते रहेंगे और अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे और लोगों को अपने साथ जुड़ते रहेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद।